नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा सिनोली आर्कियोलॉजिकल साइट के बारे में। अब वैसे तो ये आर्कियोलॉजिकल साइट पिछले कुछ दिनों से चर्चा में आई है बिकॉज ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री दैट डिस्कवरी हैज मेड। तो डिस्कवरी पर मनोज वाजपेयी जी ने इसको नरेट करते हुए एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो काफी अच्छी है। मैंने भी इसका ऐड देखा था और कल मैंने डॉक्यूमेंट्री भी देखी रात को, तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। मैंने सोचा क्यों ना इस पर जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है उन फैक्ट्स को मैं मेंशन करते हुए आपको ये बताऊं। तो ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट है सिनोली की, यहां पर क्या डिस्कवरीज करी गई हैं, क्या यहां पर खोज हुई है, क्या आइटम्स मिले हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इनका सिग्निफिकेंस क्या है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ मेरा हैंडल है और इसी नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा जहां आप लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू एक स्मार्ट कोर्स लेकर आया है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठे आईएएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए studyiq.com वेबसाइट विजिट कीजिए या फिर आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। अब एक क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इज डेडिकेटेड टू द प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिक आर्किटेक्चर एंड कल्चरल हेरिटेज साइट्स अराउंड द वर्ल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्या ये यूनेस्को द्वारा चलाया जाने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ये एक प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? क्या ये यूएस की सरकार चलाती है या फिर ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनेस्को से इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है? तो इसका आंसर मैं आपको दूंगा लेक्चर के अंत में। और आइए अब हम आते हैं सिनोली पर। तो जैसा मैंने आपको बताया, सीक्रेट्स ऑफ सिनोली नाम की एक डॉक्यूमेंट्री या वेब शो रिलीज किया गया है डिस्कवरी प्लस के द्वारा और ये एक्चुअली में बेस्ड है सिनोली नाम का एक गांव है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में। वहां पर हुए ऐतिहासिक आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के ऊपर। अब सिनोली की जो साइट है, इसकी खास बात यह है कि यहां पर जो हमें वेपन्स मिले हैं वो दर्शाते हैं कि यहां पर एक वॉरियर क्लास थी जो लगभग आज से 4000 साल पहले यहां पर एग्जिस्ट कर रही थी, विच वॉज पैरेलल टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के पैरेलल में यहां पर एक वॉरियर क्लास एग्जिस्ट कर रही थी। सिनोली की एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है? तो अगर आप नई दिल्ली को जूम इन करें तो यहां पर दिल्ली से लगभग 70 किलोमीटर उत्तर में स्थित है सिनोली। यमुना नदी ये बह रही है, यमुना नदी से लगभग 7 किलोमीटर ईस्ट की तरफ ये साइट स्थित है। ये गंगा नदी यहां पर बह रही है। तो बेसिकली जो गंगा यमुना रिवर का जो बेसिन है, दोआब रीजन है, उसमें ये सिनोली साइट सिचुएटेड है। और आप देखेंगे कि यहां पर कई और इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स भी हैं, जैसे कि पानीपत है, कुरुक्षेत्र है और यहां पर हस्तिनापुर वाली जो साइट है वो भी इसी एरिया में आती है। तो ये सारी जो साइट है यहां पर आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस किए गए हैं और बहुत तरह की पॉटरीज यहां पर मिली है। अब सिनोली में कौन सा कल्चर है, कौन सी पॉटरी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपको बस इतना सा याद रखना है कि दिल्ली से लगभग 70 किलोमीटर उत्तर में स्थित है सिनोली नाम का एक गांव। बागपत डिस्ट्रिक्ट है ऑफिशियली यूपी का। अब सिनोली की खास बात यह है कि यहां पर एक्सकेवेशन हस्तिनापुर या दूसरी साइट्स की तरह 50-70 सालों से नहीं चल रहे हैं। यहां पर एक्सकेवेशन शुरू हुए थे 2004 के आसपास, क्योंकि तब वहां पर किसानों को अपने खेतों में हल जोतते समय कुछ पॉटरी मिली थी। तो जब उनको कॉपर ऑब्जेक्ट्स और पॉटरीज मिलनी शुरू हुई तो उन्होंने लोकल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाया, फिर उससे बात एएसआई तक पहुंची। तो एएसआई ने 2004-05 में यहां पर पहली बार एक्सकेवेशन शुरू किया। तो अगर हम हिस्ट्री के या आर्कियोलॉजिकल टर्म्स में देखें तो ये काफी रीसेंट साइट है, यहां पर काम केवल 15 साल पहले शुरू हुआ है। तो 2005 और 6 के सीजन में यहां पर जब खुदाई करी गई एएसआई के द्वारा तो यहां पर बहुत सारे बैरियल साइट्स मिले, यानी कि यहां पर बहुत सारे दफनाए हुए कंकाल मिले, स्केलेटन्स मिले। तो इसको एक नेक्रोपोलिस की तरह उस समय प्रमोट किया गया या फिर इसको नामकरण कर दिया गया कि ये तो एक नेक्रोपोलिस है, यहां पर केवल हमें मरे हुए लोगों के बैरियल्स मिल रहे हैं। तो ये बैरियल साइट कहलाई जाने लगी और ये चैल्कोलिथिक एज है, याद रखिएगा, ब्रॉन्ज एज जिसे हम कहते हैं, जो आयरन एज से पहले आई थी, ये उस समय की साइट है। इसकी जो टाइमिंग है जो अभी तक हमें पता चली है वो है 2000 BC, यानी कि आज से 4000 साल पहले। एंड उसमें भी टू बी वेरी स्पेसिफिक 2000 टू 1800 BC के बीच का टाइम पीरियड यहां पर बताया गया है। और अब तो ये कंफर्म हो चुका है कार्बन डेटिंग के कारण। तो उस समय पर जो ये बैरियल्स हैं ये दर्शाते हैं कि यहां पर काफी बड़ा साइट रहा होगा, इसीलिए इतने सारे यहां पर बैरियल साइट्स देखे गए। तो इसको इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट नेक्रोपोलिस ऑफ चैल्कोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। कई जगह आप इसको लार्जेस्ट नेक्रोपोलिस के रूप में भी देखेंगे, लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये चैल्कोलिथिक पीरियड का सबसे बड़ा नेक्रोपोलिस है। अब ये जो बैरियल्स हैं ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, ये इतने सिंपल नहीं है और इंडस वैली सिविलाइजेशन से थोड़े से डिफरेंट है। कैसे? देखो, एक तो यहां पर ऐसे ताबूत मिले हैं जिनके पांव हैं, पांव यानी कि इस तरह के स्टैंडिंग लेग्स हैं जिन पर ये ताबूत टिके हुए हैं। और ये पूरी बैरियल साइट है जिसमें आप देखिए कई तरह के पॉटरीज हैं जो इस व्यक्ति के साथ, इस इंसान के साथ दफनाए गए हैं। तो ना केवल यहाँ कंकाल है बल्कि इन कंकालों के साथ कई तरह की पॉटरीज हैं, कई तरह के ब्रॉन्ज या फिर कॉपर ऑब्जेक्ट्स हैं।
तो इन ऑब्जेक्ट्स को जब यहां पर देखा गया, अच्छे से एग्जामिन किया गया, तो ये पाया गया कि इनमें से कई ऐसे हैं जो लड़ाई में काम आते हैं, जो वॉरियर्स के काम में आते हैं। तो इसीलिए इन कई स्केलेटन्स को ये बताया जा रहा है कि ये शायद किसी महान वॉरियर के बैरियल साइट्स हैं, इसीलिए इतनी बड़ी बैरियल साइट है और इतने सारा इसमें ध्यान दिया गया, इतनी मेहनत से इन्हें दफनाया गया। तो इन लेगेड कॉफिन्स के नीचे कई जगहों पर अंडरग्राउंड चेंबर्स भी देखे गए हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पर वास, बोल, पॉट्स, ये सब इन टूम्स में इन कॉफिन्स के साथ दफनाए गए। कई सारे पॉट्स में चावल देखा गया, राइस देखा गया, जो इनके साथ ही दफनाया गया था। और एक कॉफिन तो ऐसा था जिसमें कई सारे फिगर्स बने हुए थे, डिजाइन्स बनी हुई थी जो एंथ्रोपोमॉर्फिक हैं, यानी इंसानों जैसे दिखने वाले फिगर्स हैं। तो ये भी बताते हैं कि यहाँ पर आर्ट भी था, सम काइंड ऑफ आर्ट यहाँ पर एग्जिस्ट करता था। अब ये जो बैरियल्स हैं, इनकी खास बात यह है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलते जुलते ना होकर जो वैदिक कल्चर है उसमें बताए गए रिचुअल्स से मिलते जुलते हैं। यानी कि जो वैदिक कल्चर था उसमें जो बातें बोली गई हैं, आपको ये पता ही होगा कि वेद जो हैं वो ओरली ट्रांसमिट होते थे, लिखे नहीं गए थे। तो वहां पर जो रिचुअल्स बताए जाते हैं उनसे ये सारे सिमिलैरिटी दिखाते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं। और कई जगह ऐसे भी हमें एग्जाम्पल मिले हैं इस सिनोली साइट पर, जहां पर कपड़ा इस्तेमाल किया जाता था बॉडीज को लपेटने के लिए या फिर उनके प्योरिफिकेशन ऑफ कॉप्स के लिए, जो आज के हिंदू रिचुअल्स से काफी मिलता जुलता है। अब 2005-6 में जब यहां पर ये डिस्कवरीज हुई तो उसके बाद एक बार काम रोक दिया गया। देखो, कोई भी साइट होती है वहां पर बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, पैसा चाहिए, बजट चाहिए। तो मे भी उस समय बजट वगैरह नहीं होगा, आई डो नॉट नो एग्जैक्टली क्यों नहीं आगे ये डिग करा गया। लेकिन अक्सर 2-4 साल 5 साल तक ये एक्सकेवेशंस चलते हैं। लेकिन 2 साल बाद ये एक्सकेवेशंस एक बार रुक गए और इनमें इंटरेस्ट भी एएसआई का कम हो गया। लेकिन 2018 में फिर से इंटरेस्ट जागा, क्योंकि फिर से कुछ किसान अपने हल जोत रहे थे और फिर से कुछ उनको ऑब्जेक्ट्स मिले और इस बार अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स थे। तो फिर से यहां पर 2018 में एक्सकेवेशन किया गया बड़े स्तर पर। 2018-2019 दोनों सालों में चला था और इस बार इन 2 सालों में और नए ऑब्जेक्ट्स यहां पर देखने को मिले। इस बार खासियत यह थी कि यहां पर बहुत सारे हथियार मिले हैं। तो इन हथियारों में सबसे इंपॉर्टेंट है इस तरह की तलवारें। तो ये तलवारें जो हैं ये कई जगहों पर मिली हैं, कई बैरियल साइट्स में भी मिली हैं। उसके अलावा एक रथ मिला है जो काफी इंपॉर्टेंट है, एक प्रॉपर चैरियट यानी कि रथ है, आगे उसकी फोटो दिखा दूंगा। तो स्वॉर्ड्स में भी खासियत ये है कि एंटीना स्वॉर्ड मिली है। इनको एंटीना स्वॉर्ड कहा जाता है क्योंकि इनमें इस तरह के ये 2 एंटीना निकल रहे हैं जो मैंने आपको यहाँ पर सर्कल करके बताया है। तो इसीलिए इन स्वॉर्ड्स को एंटीना स्वॉर्ड्स कहा जाता है। और कंकाल तो है ही, बहुत सारे स्केलेटन्स भी मिले हैं। तो ये वाला जो सेकेंड फेज था एक्सकेवेशन का, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी बताई जा रही है एक रथ का मिलना। एक चैरियट मिला था जिसमें एक फिक्स्ड एक्सल है और ये जो टेक्नोलॉजी है फिक्स्ड एक्सल वाली, ये मॉडर्न जो चैरियट्स होते हैं उनसे काफी मिलता जुलता है। यानी कि ये टेक्नोलॉजी काफी एडवांस है उस समय के अनुसार। अब शुरुआत में ये कहा गया था कि शायद ये चैरियट बैलों के द्वारा खींचा जाता होगा, लेकिन बाद में अब ये प्रूव हो चुका है कि ये बैल नहीं बल्कि घोड़ों के द्वारा, हॉर्सेस के द्वारा खींचा जाता था। तो यहां पर ये जो एक्सकेवेशन हो रही है जिनके अंडर में एएसआई के ये इस डिग के हेड हैं, इन्होंने इसका एक चार्ट बनाकर यहां पर रखा है और ये जो आपको स्ट्रक्चर यहां नजर आ रहा है ये पूरा वो चैरियट है। तो ये वो चैरियट है जो मिला है। इसके अंदर कॉपर के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, कई सारे जो इसके पार्ट्स हैं वो कॉपर के बने हुए हैं और एक रफ डायग्राम जो बनाया गया है ये ऐसा है। अब इस चैरियट में इसकी विप भी मिली है। विप आप समझते हैं जिससे घोड़ों को मारा जाता है कि थोड़ा सा तेज चलो, उस तरह की विप भी यहां पर मिली है और कई सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं जो काफी इसको यूनिक बनाते हैं। तो इस रथ और इन स्वॉर्ड्स का मिलना ये बताता है कि यहां पर एक वॉरियर ट्राइब रही होगी। और वॉरियर ट्राइब जो है इसका मतलब है कि ये लड़ाई में काफी पारंगत थे। आपको पता ही होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें कहीं पर भी हथियार नहीं मिलते, तो ये एक बहुत बड़ा डिस्टिंग्विशिंग फीचर है इन दोनों कल्चर्स के को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो अभी तक ये माना जाता था कि ये जो नॉर्थ इंडिया की जितनी भी पॉटरी वाली साइट्स हैं, ओसीपी साइट्स हैं, ऑकर कलर्ड पॉटरी, ये कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिकेइंग स्टेज था। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जब अपने खात्मे की ओर थी, अपने मैच्योर फेज से आगे बढ़ चुकी थी, उस समय ये कल्चर्स आए थे। लेकिन यहां पर अगेन वेपन्स की इतनी बड़ी डिस्कवरी नहीं थी, लेकिन इस साइट में जो वेपन्स डिस्कवर हुए हैं उसने सब कुछ बदल कर रख दिया है। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर फीमेल वॉरियर्स भी देखी गई हैं। कई सारे फीमेल स्केलेटन डिस्कवर हुए हैं, उन महिलाओं के साथ भी स्वॉर्ड्स दफनाई गई थी, जो डेफिनेटली ये बताता है कि ये एक फीमेल वॉरियर कल्चर भी था। यहां पर महिलाएं भी शस्त्र उठाकर लड़ाई लड़ती थी और इतने हथियारों को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली एक वॉरियर ट्राइब थी। एक और खास बात है कि यहां पर जो महिलाओं के कंकाल मिले हैं उनमें
पांव कटे हुए हैं। पांव कहां से? एंकल से, यानी कि बिल्कुल जो पांव का नीचे वाला हिस्सा है वो हटाकर उन्हें दफनाया गया है। इस तरह के कई कंकाल मिले हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है अभी तक समझ नहीं पाए हैं हिस्टोरियंस भी, तो उस पर और अभी शायद कुछ रिसर्च होगा, तब मैं आपको बता दूंगा जब भी ये निकलेगा इसका निष्कर्ष। लेकिन इनका एंकल्स जो है वो कटा हुआ है महिलाओं का। तो ये फीमेल्स के साथ भी जब स्पोर्ट्स मिली है तो डेफिनेटली ये बताता है कि यहाँ पर एक बड़ा किंगडम भी रहा हो सकता है, इसीलिए इनको लड़ाई की जरूरत होती होगी, इसीलिए वॉरियर ट्राइब थी। और ये रीजन क्योंकि बहुत फर्टाइल है, गंगा जमुना वाला जो दोआब रीजन है, इट इज वेरी फर्टाइल, एग्रीकल्चर के लिए बहुत सुटेबल है। जहां पर एग्रीकल्चर अच्छा है वहां पर किंगडम्स बन सकते हैं। अब ये वाला जो कल्चर है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से थोड़ा सा अलग है। इंट्रैक्शन डेफिनेटली था, लेकिन ये लेट मैच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन के कल्चर से थोड़ा सा अलग है। अब यहां पर जो पॉटरी मिली है वो है ऑकर कलर्ड पॉटरी, ओसीपी इसको कहा जाता है। अब ओसीपी कई साइट में मिली है। जो ये गंगा यमुना वाला जो बेल्ट है नॉर्थ इंडिया में, इसमें ओसीपी हमें कई जगह देखने को मिला है। ये वाला जो है आप ओसीपी का पूरा एरिया देख सकते हैं ऑकर कलर्ड पॉटरी का। तो ये ओसीपी कल्चर जो है इसमें हथियार इतने कहीं पर नहीं मिले हैं सिवाय सिनौली के। इनफैक्ट सिनौली इज वन ऑफ द ओनली प्लेसेस जहां पर ब्रॉन्ज के हथियार हमें देखने को मिलते हैं। तो अब अभी तक क्या माना जाता था, ट्रेडिशनल जो नॉलेज थी हिस्ट्री की, वो ये थी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन जब डीके होना शुरू हुई, यहां पर जब बाढ़ आई या फिर अकाल पड़ना शुरू हुआ या फिर नदियों का पैटर्न चेंज हुआ, तो धीरे धीरे यहां से लोग इंडस वैली को छोड़कर गंगा यमुना वैली की तरफ आ गए। लेकिन अचानक से वो वॉरियर ट्राइब में कैसे आ जाते हैं? तो अभी ये हाइपोथेसिस है जो काफी अब मान्यता प्राप्त करती जा रही है कई हिस्टोरियंस के बीच में, कि ये एक पैरेलल कल्चर था। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कल्चर अलग था और ये एक पैरेलल अलग कल्चर था। और ऐसा है कि देखो, क्योंकि यहां पर कई रिचुअल्स वैदिक कल्चर से मिलते जुलते हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि दे वर मोर क्लोज टू द वैदिक कल्चर। तो अभी तक दोनों के बीच में एक लिंक अच्छे से जुड़ नहीं पाया था, तो मे बी शायद ये वो लिंक हो सकता है। लेकिन अभी आप एग्जाम में मत लिख के आ जाना कि ये वो लिंक है। जब तक ये हिस्टोरियंस कह नहीं देते अपनी तरफ से, तब तक हम अभी तक इस पे लिख नहीं सकते हैं। ओके, तो आप मेंस में कहीं आंसर में ये चीज मत लिखना अभी। तो ओसीपी कल्चर आपको पता होना चाहिए, ऑकर कलर्ड पॉटरी वाला जो कल्चर है। 2018-19 में यहां से जो ऑब्जेक्ट्स निकले थे उनकी कार्बन डेटिंग करी गई, और कार्बन डेटिंग के नतीजे फरवरी 2020 में आ गए थे। उसमें एग्जैक्ट टाइम पीरियड एस्टैब्लिश हो गया, 3800 साल पुराने ऑब्जेक्ट्स थे, यानी कि 1800 बीसी। तो इसीलिए जो पहले अंदाजा था वो बिल्कुल सही था, 2000 टू 1800 बीसी के बीच का अनुमान लगाया गया था हिस्टोरियंस के द्वारा, तो वो बिल्कुल सही है। 3800 साल पुराने यहाँ के ऑब्जेक्ट्स थे अकॉर्डिंग टू द कार्बन डेटिंग। और ये कार्बन डेटिंग कहाँ पे हुई थी? बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेस लखनऊ, नाम याद रखिएगा। ये बीरबल साहनी कौन है जानते हैं आप? कमेंट में कोई मुझे बता सकता है कि बीरबल साहनी क्या थे, किस फील्ड में अग्रणी थे? तो यहाँ पर C14 डेटिंग टेक्निक थी। उसके अलावा कुछ ह्यूमन रिमेन्स को डेक्कन कॉलेज पुणे में भी ऑब्जर्व किया गया। डेक्कन कॉलेज और जो फर्गुसन कॉलेज है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन पर रिसर्च में भी काफी अग्रणी है। उसके अलावा डीएनए सैंपल्स को हैदराबाद की लैब्स में भी टेस्ट किया गया। कार्बन डेटिंग के नतीजे आने के बाद, इस साइट की इतनी इंपॉर्टेंस डिक्लेयर होने के बाद, फाइनली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यह घोषित किया कि यह साइट अब एक नेशनल इंपॉर्टेंस वाली साइट है और इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958। तो अब 28 हेक्टेयर का ये एरिया सेंट्रल प्रोटेक्शन में ले लिया गया है। अब यहाँ पर एएसआई इसकी देखरेख करेगा और केंद्र सरकार के और जो ये वाले कानून के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अनुसार वहां पर डेवलपमेंट होगा। अभी जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स निकले हैं वो दिल्ली के एएसआई इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी में रखे गए हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है? मेनली ये उत्तर भारत में कई जगह प्रॉब्लम आ रही है कि जो भी साइट है उनके आसपास आबादी है। अब लोग वहां से हटना नहीं चाहेंगे, या फिर कौन अपनी पुरानी पुश्तैनी जमीनों को छोड़कर आर्कियोलॉजी के लिए देना चाहेगा? कई लोग देना चाहेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं देना चाहते हैं अनटिल एंड अनलेस उन्हें अच्छा कॉम्पेंसेशन नहीं मिले। तो अभी भारत में, उत्तर भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इन साइट्स को, जैसे कि राखी गढ़ी भी है, उसके आसपास भी पॉपुलेशन है, तो इनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए? वहां से लोगों को डिस्प्लेस करके फिर आर्कियोलॉजिकल काम आगे बढ़ सकता है। अब इस साइट की इंपॉर्टेंस की मैं बात करूं तो देखो, यहां पर जो आर्टिफैक्ट्स हमें मिले हैं वो लेट मैच्योर हड़प्पन एरा से हैं। तो अभी तक ये जो लेट हड़प्पन एरा था, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, उसके एग्जैक्ट टाइम पीरियड से लेकर ब्रॉन्ज एज और आयरन एज के बीच के जो लिंक्स हैं वो इतने ज्यादा हमें मिलते नहीं है नॉर्थ इंडिया में। तो अब ये वाला जो एक लिंक है ये एक इंपॉर्टेंट लिंक है, लेकिन ये कुछ नए सवाल भी खड़े करता है कि ये जो चैरियट है, ये जो हथियार हैं, ये कैसे आए? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में और कहीं पर हमें हथियार नहीं मिलते हैं। तो दे वर नॉट अ वॉरियर ट्राइब, लेकिन ये एक वॉरियर ट्राइब थी। तो इसका क्या लिंक है? क्या इंडस वैली से लिंक्ड है या नहीं? या फिर कई हिस्टोरियंस कह रहे हैं कि ये एक बिल्कुल पैरेलल कल्चर चल रहा था। तो ये वॉरियर क्लास या वॉरियर ट्राइब जो है ये पैरेलली कहाँ एग्जिस्ट कर रही थी, कितने एरिया पर रूल करती थी, क्या इनका सिग्निफिकेंस है, उस पर अभी और रिसर्च की आवश्यकता है। लेकिन ऑलरेडी कई हिस्टोरियंस कह रहे हैं कि ये जो अर्ली वैदिक या अर्ली हिंदू कल्चर है उससे रिलेटेड ये साइट हो सकती है।
अब फाइनली मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर होगा बी। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड जो है ये एक प्राइवेट इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये यूनेस्को के साथ काम नहीं करता है, ना ही ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स अ प्राइवेट इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।